दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपने चहेती न्यूज चैनल जालौन टाइम्स को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हाल में जो रार शुरू होने का संकेत मिला था, लगता है कि उसके आवेश में राष्ट्रीय संघ के नेताओं से कुछ बातें उन पर टिप्पणी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर टिप्पणी करने के लिए निकल गई थी। भले ही नाम लेके उन्होंने न कहा हो, लेकिन सब आज से समझ गए थे कि कटाक्ष किस पर है। जो मोहन भागवत ने कहा हो या फिर इंद्रेश कुमार ने कहा हो, कटाक्ष किन पर, सब कुछ समझ गए थे। लेकिन अब लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा, भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि ये उसके हित में नहीं है। वैसे भी उसका अब की अकेले दम पे बहुमत नहीं आता है, वैसे भी बुरी स्थिति है। फिर अपनी इसी बीच में विफलता हाथ लगने के बाद में 400 पार करने की तो बात अलग थी। 400 के पार पहुंचने का जो मोदी जी बहुत जोर शोर से नारा लगा रहे थे, वो अकेले दम पे भी बहुमत नहीं आया। तो ये शर्मिंदगी की बात थी। खुद मोदी को पिछली बार की तुलना में बहुत कम वोट मिला वाराणसी में। बाकी तो आपने ये कह के निकाल दिया कि बाकी सांसद लोगों को जो हमने रिपीट किया उसका खामियाजा होगा, क्योंकि सांसद अपने क्षेत्र में काम नहीं कर रहे। लेकिन आप ये स्वीकार नहीं करते कि आपकी लोकप्रियता भी तो रसातल में चली गई, जो इतने कम वोटों से आप जीत पाए। और उसमें भी जब पूरी सरकार आपकी साथ थी, प्रधानमंत्री पद का एक ग्लैमर होता है, तो और विपक्ष ये मान के चुनाव लड़ रहा था कि हम नरेंद्र मोदी को तो हरा नहीं पाएंगे, तो विपक्ष ने भी वो कटिबद्धता, वो पूरी अपनी क्षमता का वाराणसी में उपयोग नहीं किया, तब भी आप इतने पिछड़ गए। तो ये जो है कि आपको जैसे तैसे जीत मिल पाई। तो 1.5 लाख की जीत नरेंद्र मोदी के संदर्भ में तो जैसे तैसे की जीत ही कही जाएगी। तो ये एक सारे विषय है जो आपको जो है इस समय आपके हौसले को कमजोर कर रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी में ये तो है ही कि वो किसी अपने आप को कभी कमजोर प्रदर्शित नहीं होने देते। वो गुर जानते हैं, वो प्रोपेगेंडा के, जिससे अगर उनकी नीचे भी ऊंची हो जाए तो वो उसी दिन से कि नहीं, हम कहीं से नहीं आ रहे, हमें फिर तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला है और नेहरू के बाद फिर मिला है और ऐतिहासिक रूप से ये सफलता हमको हासिल हुई है। अब हो सकता तीसरी बार तो मौका फिर इंदिरा गांधी को भी मिल जाता अगर 1984 में उनको शहीद न किया गया होता। निश्चित रूप से उनको मौका मिलता। नेहरू जी को मिला ही था। तो ये कोई उनका कीर्तिमान ऐसा नहीं जिसका वो जिस तरीके से वो बता रहे कि नहीं, इतिहास में ऐसी घटना पहले हुई नहीं। क्योंकि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं तो ईश्वर का अवतार हूं, इसलिए मेरी तो चमक कभी फीकी पड़ ही नहीं सकती। मैं तो एक अकेला हूँ, सब पर भारी हूँ। इस ढंग की उनकी जो बातें कहते हैं, इस ढंग की जो नारेबाजी जुमलेबाजी करते हैं, तो ये उसी तारतम्य में था कि वो जो अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई, उनका नेतृत्व होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बहुमत में नहीं आ पाई। जबकि उनकी जो प्रोपेगेंडा मशीनरी वो तो ये साबित कर रही थी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब एक ही नाम रह गया है, मोदी जी का। तो मोदी जी पे तो पूरी दुनिया ने छावर है, पूरा देश ने छावर है, पूरी दुनिया ने छावर है। बहरहाल जब मोदी जी को नहीं मिला तो यहाँ तो उन्होंने करी, लेकिन फिर भी वो जानते थे कि यहाँ कितनी भी वो अपनी ऊंची करने की कोशिश करे, फिर भी वो ऊंची उतनी कर नहीं पाएंगे। तो फिर उन्होंने सोचा शपथ ग्रहण के तत्काल बाद वो G7 देशों के सम्मेलन में भाग लेने और इटली पहुंच गए। और वहां उन्होंने कहा था कि विदेशों में जो एक सामान्य तौर भारत के प्रधानमंत्री को जो सम्मान मिलता है, तो उसे वो ये एक तो भारत बड़ा बाजार है, तो इसके पहले भी भारत के नेता पहुंच रहे थे जब से ये बाजार व्यवस्था लागू हुई, जब से जो है दुनिया में व्यापार करने वाली कंपनी, हर देश का यही हाल है इस आज की तारीख में कि वहां जो व्यापारी कंपनियां हैं, जो कारपोरेट है, वही उस देश की सरकारों को चलाते हैं। ये अमेरिका में भी यही हाल है और भारत में भी यही हाल मोदी जी के आने के पहले ही हो चुका था। तो तब भी था कि क्योंकि यहाँ पर संभावनाएं बाजार की सबसे अच्छी हो गई थी, तो यहाँ पर जो है वो इसलिए उन देशों की सरकारों को, अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारों को
ये कहा जाता था कि आप भारत के फुसलाने के लिए, भारत को फुसलाने के लिए उनके नेताओं को अतिरिक्त महत्व दें, तो ये था। लेकिन मोदी जी का जब जमाना आया तो वो इस रूप में प्रस्तुत कर रहे थे कि नहीं, ऐसा कि जो सम्मान है ये व्यक्तिगत उनका सम्मान है। अब की बार वो इतने भावात्रेक में इस मामले में चले गए कि वो उन्होंने सोचा कि अमेरिका में भी मैं नारा दूंगा जिसके पक्ष में, वही राष्ट्रपति बन जाएगा। तो उन्होंने जो एक राजनयिक मर्यादा उसको तोड़ते हुए अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया और वहां अमेरिका में ट्रंप की कुर्सी बची नहीं, वो चली गई। तो ये सारे जो उनकी चौचलेबाजी है, तो अब की बार भी उन्होंने यही सोचा कि अगर यहाँ दाल नहीं गल पा रही तो विदेशों में एक बार फिर जाएं और विदेशों में फिर एक बार उनका जो है जो उनको मिले, जो सम्मान मिले, उस सम्मान को इस रूप में अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी के सहारे इस रूप में उसको पेश कर दे कि जैसे कर रहे, जैसे ये लगे कि पूरी दुनिया में अभी भी केवल मोदी का डंका बज रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा नेता मोदी है। तो इटली में उन्हें था कि सम्मान मिलेगा, लेकिन इटली में तो उनका जब एक भाग्य खराब होता, किस्मत खराब होती, तो सभी जगह पासे उल्टे पड़ते। इटली ने तो जैसे चीन ने एक बार उनके साथ उनकी बेइज्जती कर दी थी, जब एक केवल बिना उसके निमंत्रण के वो चीन पहुंच गए थे, बिना तय कार्यक्रम के अदानी के व्यापारिक स्वार्थों की रक्षा के लिए। तो चीन ने वहां एक अपने नगर पालिका स्तर के एक नेता को उनको रिसीव करने के लिए भेज दिया था। और अब की बार इटली में तो इटली की सरकार, इटली की प्रधानमंत्री ने किसी नेता को भेजा ही नहीं, अपने किसी को, भारतीय दूतावास के जो अधिकारी थे उन्हीं को अपने प्रधानमंत्री को रिसीव करना पड़ा। तो उनकी ये जो विदेश यात्रा, अपनी पहली विदेश यात्रा को कैश करा के विदेश यात्रा के सारे जो वो ट्रम्प कार्ड फेंकना चाह रहे थे अपनी नीची को ऊंची करने का, वो ट्रम्प कार्ड उनका बेकार हो गया। बल्कि उनको जो है अब वो उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी के कर्तव्य विमूढ़ है कि अब किस रूप में इसको कैसे इसको पेश करें कि एक बड़ा जो है उन्होंने जो जाती विदेश यात्रा की और उसमें अपनी धूम मचा के उन्होंने रखी, ये मामला अब बन नहीं पा रहा। बहरहाल ये एक बात अलग है। तो ये कहने का मतलब है हमारे कि जो रार चल रही थी, मैं उस संदर्भ में कह रहा था कि रार चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी को भी समझ में आ गया कि एक अकेला सब पे कितना भारी है। उनको भी समझ में आ गया पार्टी संगठन जब तक हमारे साथ में है तभी तक हमारी तूती बोलेगी, और वरना हमारी जो है पूरी कलई उतर सकती है, पूरा जो है नकाब हमारा उतर सकता है। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इशारा हुआ है कि ये वाद विवाद सार्वजनिक रूप से दोनों के बीच बढ़े, अपने मातृ संगठन के प्रति भारतीय जनता पार्टी का वाद विवाद बढ़े, ऐसी कोई कोशिश न करे। इसलिए संघ के किसी नेता के बारे में जो संघ के लोग जो बात कह रहे हैं, वो कोई बात जो है वो उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया न दे, उस पर खामोशी धारण की है। क्षति प्रबंधन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इधर किया। दूसरी तरफ अब क्योंकि है तो उन्हीं की संतान संघ की, वैचारिक रूप से तो नरेंद्र मोदी संघ की विचारधारा का ही काम, वही वैचारिक काम तो वही कर रहे जो संघ चाहता। अब ये बात दूसरी है कि वो अपने आप को ये उनके मन में मतलब ये इतनी ललक समा चुकी है, इतना ज्यादा वो बोरा गए व्यक्तिगत, वो इतनी ज्यादा वो चाहते हैं व्यक्तिगत प्रशस्ति अपना, इसलिए वो अपना कद विराट स्वरूप वो अपना समझने लगे। तो इसलिए उनको संघ भी महत्वपूर्ण समझ में आने लगा है। वो संघ के साथ में भी साझा नहीं करना चाह रहे थे, पर चुनाव ने उनकी, मतदाताओं ने उनकी थोड़ी अकल ठिकाने कर दी। तो अब संघ को भी ये लग रहा है कि नहीं, अगर इसमें ये बात अगर आगे बढ़ी और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में और गिरावट लाने का हम कारक बन गए, तो अगली बार ये तो सहयोगी बैसाखी की सारी पता नहीं कितनी दिन चले, और अगली बार हो सकता है कि सत्ता से भारी भारतीय जनता पार्टी हो जाए इस रार में। तो फिर हमारे सपनों को कौन पूरा करेगा, हमारी दुर्गति प्रारंभ हो जाएगी। तो संघ को भी अब दर्द महसूस हुआ। तो जो इंद्रेश कुमार ने अब उसी दिन एक इंटरव्यू देखे एक चैनल को, और ये कहने की कोशिश की कि हमने वो बातें जिसका अर्थ लगाया गया कि हमने कहा कि इतना अहंकार हो गया था भाजपा को, ऐसा मैंने कहा नहीं है। और उन्होंने इशारा किया कि मैं तो उनके लिए कह रहा था, राहुल गांधी के लिए और
अरविंद केजरीवाल के लिए। वो कह रहे थे अब की बार लिख के ले लो, सरकार मेरी बनेगी। अरे तो क्या ये कहने लगते कि वो विपक्ष में है तो वो ये तो कह नहीं सकते थे कि वो जो है कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, हम नरेंद्र मोदी की दोबारा सरकार बनी जाएंगी। तो इस तरीके की आप चुनाव तो एक तरह से युद्ध जैसा है, तो उसमें तो हर कोई अपनी अपनी बात बढ़ा चढ़ा के कहता है। तो उसमें नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे, उसमें राहुल गांधी भी कह रहे थे, उसमें अखिलेश यादव भी कह रहे थे, उसमें अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे। वो कोई अहंकार का प्रदर्शन नहीं हुआ। और फिर अहंकार का प्रदर्शन तो अहंकार तो उससे जोड़ा जाता है, अहंकार का दुर्गुण तो उससे जोड़ा जाता है जिसके हाथ में सत्ता हो। तो वो तो विपक्ष में पहले भी थे, अभी विपक्ष में बैठे हुए, तो उनकी कही हुई बात को कि उनका अहंकार उनको हो गया, उनको किस बात का अहंकार हो गया था? वो मुसीबतें झेल रहे थे। वो पता चला ईडी और उनके नेता ईडी में और सीबीआई के दायरे में फंस रहे थे। पी चिदम्बरम जैसा बड़ा नेता जेल चला गया कांग्रेस का। अरविंद केजरीवाल तो अभी भी जेल में ही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल जाते जाते बची, वरना एसोसिएट प्रेस जर्नल्स के मामले में जो केवल एक टेक्निकल मामला है, कोई उसका मामला नहीं, उसमें जेल भेजने में कसर नहीं छोड़ी। तो वो लोग जो है जो इतनी मुसीबत झेल रहे, उन्हें मुसीबत वाले को अहंकार होगा क्या? कोई कैसे देखा है क्या? वो तो अपनी सुरवर बोला बैठा है, ये तो उनका साहस है। वो आपका इशारा उसी तरफ था जब आपने खुद कहा कि जो जिनको उन्होंने राम की भक्ति की लेकिन उन्हें अहंकार हो गया, तो इसलिए बहुमत उनको प्राप्त नहीं कर पाई। तो आप क्या आप इतने सम्मानित संघ के नेता होते हुए भी आप थूक के चाटने जैसी बात कर रहे कि आप कह रहे कि नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा। रहे आप उसको दूसरे ढंग से कह देते कि नहीं, मैं नरेंद्र मोदी जी की मैंने ये बात कही होगी किसी संदर्भ में, लेकिन टोटलिटी में जो है नरेंद्र मोदी जी का जो है नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां बहुत है और उनको नहीं नकारा जा सकता और देश को उनकी अभी भी जरूरत है। ये तो हमने केवल कुछ हम इस तरीके की नसीहत समय समय पर देते रहते हैं। तो था तो वो संघ की, क्योंकि संघ के बारे में एक छवि है कि संघ सीधे तौर पर कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। वो जो है एक तरह से चरित्र निर्माण के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए काम करने वाली संस्था। तो उसके जो है पदाधिकारी है वो राजनीतिक नेताओं की तरह पलटी नहीं मारते कि उनको अपनी साख का ख्याल रहता, अपनी प्रामाणिकता का ख्याल रहता है। लेकिन इंद्रेश कुमार जी ने इस मामले में बड़ी जो है बहुत निराश किया। ये बात तो प्रामाणिकता की रक्षा करने वाली नहीं हुई। साफ साफ तौर पर आपने जो कहा था वो नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा था, अहंकार की बात। और अब आप उसको जो है आप कह रहे कि मैंने कहा ही कि नहीं था नरेंद्र मोदी जी का। खैर ये बात का पटाक्षेप हो गया। जो भी है कि अब ये एक अनुमान किया जाना चाहिए कि अब संघ के और उनके बीच में तलखी नहीं बढ़ेगी और अब नरेंद्र मोदी जी जो फैसले लेंगे उसमें वो संघ को विश्वास में लेकर फैसले लेंगे, तो उसमें कुछ जो है कुछ बेहतरी आएगी। क्योंकि संघ प्रमुख ने जिस दिन भाषण कर रहे थे उन्होंने एक बात कही, वो जरूर की शाश्वत बात है, वो केवल नरेंद्र मोदी पे लागू नहीं होती, सभी पे लागू होती है ये। और उनका ये कहना एक सही था जो उन्होंने त्याग, और उन्होंने कहा कि समृद्धि आनी चाहिए, लेकिन समृद्धि आने की वजह से आपकी प्रवृत्ति विलासी नहीं होनी चाहिए। ये जो मामला है कि आप किसी जगह पे जब आप कोई एक शासन करना चाहते हैं तो शासक को ये एक गुण दिखाना चाहता है, न्यायप्रियता का और त्याग और संयम का गुण दिखाना चाहते हैं, गुण दिखलाना पड़ता है, वरना कोई कौम दूसरे पे शासन नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है, इस जाति व्यवस्था में खुद संघ प्रमुख ने भी उस दिन ये कहा नागपुर में कि ये 1000 साल का पाप है। उन्होंने जाति व्यवस्था के तहत जो न्याय किया है, अच्छे से अच्छे लोग कठोर शब्दों का इतना इस्तेमाल करने का साथ नहीं करते। जिस दिन संघ प्रमुख ने कहा कि नहीं ये जो कुछ किया गया ये पाप है, और इसके बावजूद भी पता नहीं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वर्ण व्यवस्थावादी सोच के जो लोग जुड़े हुए हैं वो संघ प्रमुख के इस मतलब कठोर जो है साफ बयानी के बाद में कुछ उनका हृदय परिवर्तन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बहुसंख्यक समाज पर और एक छोटे सवर्णों का एक छोटे तबका की हुकूमत कैसे चलती रही, आखिर क्यों एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था एक चलती रही, वो व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया नहीं था। उसका वजह ये था कि उस व्यवस्था के जो सूत्रधार थे, उस व्यवस्था के जो संचालक थे ब्राह्मण वर्ग,
उसके जो लोग थे वो व्यक्तिगत रूप से अत्यंत संयमी और अत्यंत त्यागी थे। तो उनका नैतिक चरित्र इतना ऊंचा था कि उनके नैतिक चरित्र के आगे किसी का साहस नहीं था कि कोई विद्रोह कर दे। मतलब वो उनकी श्रेष्ठता का अपने आप स्वीकार किए रहते थे। वो जो उनकी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, झूठ नहीं बोलना यथासंभव, जुआ के स्वाद पे भी नियंत्रण रखना, और केवल राजा अगर उनसे कांपते थे, राजा तक को मतलब वो बता देते थे कि आपका जो आचरण है वो ठीक नहीं है। राजा तक को झपटने का साहस नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी उनके पास में कोई अपनी वो पूंजी संपदा इकट्ठी नहीं करते थे। शाम को दुर्वासा जी जब चलते थे, इतने बड़े ऋषि थे, तो उनको दिन भर में किसी राजकुल के सदस्य के पास में जब भिक्षा मांगने के लिए, आटा मांगने के लिए पहुंचना, तब वो रोटी बना पाते थे, वरना वो चाहते तो ढेर लग जाता। तो ये जो ब्राह्मणों का एक जो चरित्र था, त्याग और संयम का जो चरित्र था, इस त्याग और संयम के चरित्र की वजह से उनकी कोई हथियारों के बल प्रतिभा वो नहीं थी, जो है वो प्रभुता, उनकी प्रभुता इस चरित्र की वजह से थी। इस चरित्र की प्रभुता के कारण आज भी उनकी अवज्ञा करने का साहस नहीं हो पा रहा। इतना बड़ी पीडीए चल पाया हो, पीडीए और जातिगत जनगणना एक तरफ उत्तर प्रदेश में खूब चली, लेकिन देखिए दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में क्या हाल हुआ कि मध्य प्रदेश में वो जो राम मंदिर बनाने जैसे काम हुए, वो मतलब उनका असर ब्राह्मणों के पूर्वजों का त्याग और संयम का असर है कि उन्होंने उस धर्म की महानता को ग्रहण किया। इसलिए उन्होंने कहा कि उस धर्म की महानता को बढ़ाने का कार्य जिस सरकार ने किया, हम उस सरकार को एक तरफा वोट देंगे। तो वहां पर जो है वो पीडीए के और उनके नारे का कोई असर नहीं हुआ। ऐसी जीत इतने बड़े अंतर से मध्य प्रदेश में कभी किसी पार्टी की नहीं हुई, जितने बड़े अंतर से जीत अब की बात भारतीय जनता पार्टी की हुई। तो ये अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया, तो अंग्रेज भी ये दिखाते थे कि नहीं वो जो है कितने इंसाफ पसंद है। एक पत्रकार था, उसने 1857 की लड़ाई में कंपनी के खिलाफ बहुत लिखा, तो कंपनी ने उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दिया जब क्रांति विफल हुई। तो उसने कहा, अंग्रेजी जब सुनवाई कर रहा था, उस पत्रकार ने कहा कि राजद्रोह का मुकदमा तो मेरे खिलाफ बनता ही नहीं, क्योंकि राजद्रोह आप तो अभी भी शासन तो आप चला रहे थे बहादुर शाह जफर के नाम पे, तो मैंने बहादुर शाह जफर यानी बादशाह के खिलाफ तो कुछ लिखा नहीं, और कंपनी क्या है। तो अंग्रेज ने ये जानते हुए भी कि ये मेरी कंपनी सरकार के खिलाफ बगावत फैला रहा था, टेक्निकली उस बात को माना कि हाँ वो जो है जो वो उसने अपने अखबार में लिखा वो कंपनी के खिलाफ लिखा, और कंपनी के खिलाफ लिखना राजद्रोह में नहीं आता था, इसलिए उसको बरी किया जाता। तो अंग्रेज ये कहते थे कि न्याय में कहीं कोई बेईमानी तो नहीं हो पाई, और वो हर चीज में भी उस जंग का वो पसंद नहीं करते। वो अपने आप को नैतिक रूप से भारतीयों की तुलना में अपने आप को नैतिक रूप से ज्यादा श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते थे। इसी बात पर उन्होंने हुकूमत चलाई। सामाजिक न्याय की जब सरकारें बनी, तो सामाजिक न्याय की सरकारों से उम्मीद ये थी कि इनको बहुत दिन तक पीड़ित किया गया, अन्याय के शिकार रहे होंगे, तो इनकी सरकार बड़ा न्यायपूर्ण होगी, और इनकी ये सरकार उनसे सवर्णों से ज्यादा और इसमें त्यागी और संयमी नेता होंगे। लेकिन उल्टा हुआ, जो सरकार उन पार्टियों, सामाजिक न्याय की पार्टियों से जो नेता बने जिनके हाथ में सरकारें आई, उनने तो ये साबित कर दिया, उन्होंने ये साबित किया कि जो बहुत ही भोगविलासी लोग माफिया लोग हैं, उनसे ज्यादा हमारी करनी गिरी हुई है। हम तो केवल सत्ता में कोई एक सेफ व्यवस्था, एक साफ सुथरा समाज बनाने के लिए हम सत्ता में नहीं है, हम तो लूट मार करने के लिए, अपने परिवार के हाथ में सब कुछ पहुंचाने के लिए, बुरी सत्ता का लाभ अपने परिवार के हाथ में और अपने हाथ में केंद्रित करने के लिए आए हैं, हम सरकार में आए हैं, और हमारा कोई साफ सुथरा समाज बनाने का उद्देश्य नहीं है। तो उनके प्रति लोगों का मोहभंग हुआ, और लोगों ने कहा कि नहीं, केवल सामाजिक न्याय का नारा लगाना पर्याप्त नहीं है, साथ साथ में जो सरकार में जो लोग नेतृत्व में बैठे लोग हैं, उनका व्यक्तिगत चरित्र भी एक उदाहरण की तरह होता, तो वो व्यक्तिगत चरित्र में भी तो अपने साबित करे। भारतीय जनता पार्टी में ये बात
जबकि अटल जी बड़े शौकीन तबीयत के आदमी थे, लेकिन वो इस बात की परवाह करते थे कि नहीं कहीं ये ना लगे कि वो उन्होंने हदें तोड़ दी हैं, वो मर्यादा उनको ये उन्होंने इस बात को जाहिर करने में कहीं कसर नहीं छोड़ी कि नहीं नैतिक रूप से मैं औसत लोगों से बहुत ऊंचा हूं। और प्रमोद महाजन उस समय फाइनेंशियल हुआ करते थे, लेकिन जो चाहे प्रमोद महाजन वो करें, ऐसा नहीं था। जहां वो उनको लगता वो कहते थे पार्टी चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता भी है, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी तो उनसे भी ज्यादा थे त्याग और संयम के व्यक्तिगत उदाहरण के रूप में, तो उनसे भी ज्यादा थे। तो वो मतलब वो जो है वो उसका ख्याल रखे रहते थे। इसलिए भले ही उन्हें 2004 में उनके हाथ से सत्ता फिसल गई हो अटल जी की, लेकिन अटल जी के कद के हम लोग नहीं, ये बात कांग्रेस के नेता भी, सोनिया गांधी भी मनी स्वीकार करती थी, मनमोहन सिंह भी ये स्वीकार करते थे, हर पार्टी का नेता ये स्वीकार करता था कि नहीं अटल जी के हम के कद के नहीं, बल्कि लाल कृष्ण आडवाणी के भी कद के नहीं मानते थे, क्योंकि इन चीजों का वो ख्याल रखते थे। अब मोदी जी ने ये परंपराएं तोड़ी। उन्होंने कहा कि वीर भोग्या वसुंधरा का जो सामाजिक न्याय के कारण जो फासिस्ट नेता सामाजिक न्याय के नारे के आधार पर सत्ता मिली थी, वो फासिस्ट नेताओं का जैसा आचरण था, उनके जो सिद्धांत थे वीर भोग्या वसुंधरा के, वही सिद्धांत मोदी जी ने अपना एक बना लिया। खुद भी बहुत ही शौकीन तबीयत उनकी जाहिर हो रही थी, हर कार्यक्रम में ड्रेस बदल लेना, ये विलासी मनोवृत्ति का सूचक है। विलासी मनोवृत्ति माने जब आप वासनाएं अनियंत्रित हो जाए, तो वासनाएं अनियंत्रित करने वाला एक अच्छा, जिसकी वासनाएं जो वासनाओं पर नियंत्रण न कर सके, वो एक अच्छा शासक नहीं हो सकता। चश्मा भी बहुत महंगा, विदेशी वाला, इंटरव्यू किसी को देना नहीं, हर जगह का अपने लिए बहुत सबसे महंगी सुरक्षा के नाम पर इतनी महंगी कार, इतनी जो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, विमान का भी अपने लिए जो बंदोबस्त कराया, वो विमान भी इतना खर्चीला, हर जगह तामझाम, और तामझाम वाले लोगों के ही वो कदरदान थे। सब जगह उद्योगपतियों से इस तरीके से मिलना, वो मतलब पता चला कि अंबानी की पत्नी के साथ भी लिपटे जा रहे, और यहाँ तक कि अमर सिंह को भी उन्होंने एक लखनऊ जो समिट हुई थी उद्योग इंडस्ट्री समिट, तो उसमें उन्होंने अमर सिंह के लिए भी जो इतने बदनाम थे, जिनको अब मैं शब्द नहीं कहना चाहता, वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो इतने बदनाम व्यक्तित्व थे। तो उस समय मंच से कह रहे थे, अमर सिंह तो जानते ही थे कि मनमोहन सिंह की सरकार क्या चलती थी, अमर सिंह को भी कोट कर रहे थे कि जैसे अमर सिंह भी, क्योंकि वो तामझाम वाला जो उनका ये काम था। तो इन चीजों का एक बड़ा लोगों पे असर पड़ा कि नहीं इस ढंग से क्या ये जो है ये आचरण को, जो भारतीयों के जो संस्कार है, जो शुरू से संस्कार कराए गए कि पैसे से, धन और वैभव से कोई आदमी बड़ा और सम्मानित नहीं होता। बड़ा और सम्मानित होने के लिए उसके अंदर त्याग और संयम कहाँ तक है, ये उसकी कसौटी है। तो इस कसौटी पर वो बुरी तरह से नीचे हो गए थे, और उन्होंने पूरी पार्टी में भी सारे लोगों को, उन्हीं लोगों को वो बढ़ाने में लग गए थे जो उनके पंथ के थे, और इसलिए दूसरी पार्टियों से तमाम बदनाम लोगों की भी उन्होंने भर्ती कर ली, जिसपे संघ को कोई ऐतराज था, संघ को बड़ा ऐतराज था, और जिसकी वजह से वो जो भारतीय संस्कृति के नाम से जो प्रभावित वोटर आया, उसने अपने अंदर मोहभंग होता हुआ महसूस किया। उसने कहा, उसके मन में ये भावना आई कि कहीं हम मोदी जी पर इतना न्यौछावर होकर ठगे तो नहीं जा रहे, क्योंकि ये उसके भारतीय संस्कारों में ये कभी मान्य नहीं रहा है। तो अब जो है ये स्थितियां अब जब संघ का अदब करने के लिए मोदी जी तैयार है, परामर्श करके काम चलाने के लिए तैयार है, वो भी समझ गए कि स्थायित्व तो हमारा तभी मिलेगा। और अभी कुछ काम उनके दिमाग में ऐसे हैं जिससे उनकी धारणा ये है कि उनका यश वास्तव में चिरस्थायी बन जाएगा। अभी तो चिरस्थायी साबित नहीं हुआ, क्योंकि 2 बार में, तीसरी बार में उनकी सत्ता हाथ से फिसलने की नौबत आ गई थी। तो ये कहा जाएगा कि मोदी जी को सद्बुद्धि आ गई, और इस सद्बुद्धि के बाद में फिर वो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी त्याग और संयम का
उदाहरण किस ढंग से प्रस्तुत करते हैं, और पार्टी में भी पार्टी की कुल छवि भी एक त्यागी संयमित पार्टी के रूप में और एक न्यायप्रिय पार्टी के रूप में कैसे प्रदर्शित कर पाते, ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। और इस चुनौती में और इस कसौटी पर अगर उन्होंने अपने आप को सफल साबित कर लिया तो एक बार फिर उनका युग उसी तरह से लौट सकता है जैसे 2014 में था। अब बहुत सारे दर्शक नए होंगे जो पहली बार जो हमारे कुछ वीडियो को देख रहे होंगे, ऐसे दर्शकों में से जिनको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, उनसे हमारी गुजारिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो जब भी हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे, जिससे आप हमारा हर वीडियो देख सके। और ये जो मैंने कहा है कि ये संघ के और इसके हल्की सी जो एक रार हुई, एक बड़ी क्षणिक रार हुई हो, लेकिन वो उसने भी एक समुद्र मंथन का काम किया है संघ में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी। तो उससे अमृत निकलेगा या विष निकलेगा उस मंथन से। आपकी क्या राय? हमने तो अपनी राय रख दी है, ये कमेंट बॉक्स में आप भी अगर इस बारे में अपना सुझाव लिख के दे सकेंगे तो हमारा ये वीडियो ज्यादा सफल कहा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।